हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुंदर एग्जाम क्रैकर पर। इस चैनल पर आज से हम एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सभी सब्जेक्टों की बारी-बारी से मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आज हम पॉलिटी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 9th से 12 तक की एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार हिस्ट्री में 6 से 12 तक और जियोग्राफी का भी 6 से 12। इसी प्रकार सभी सब्जेक्टों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास की एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी पॉलिटी सब्जेक्ट, और क्लास के साथ साथ ही हम इसका नोट्स भी रेडी करते रहेंगे। ठीक है, तो आप रफ और पेन के साथ बैठिएगा, क्योंकि क्लास के साथ ही नोट्स रेडी करेंगे हम। और जिसको नोट्स नहीं बनाने हैं वह ओनली 10 रुपीज़ में नोट्स प्राप्त भी कर सकता है। वह नोट्स पाने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करे, वह इस नंबर पे व्हाट्सअप करेगा और उसे ओनली 10 रुपीज़ में नोट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम अध्याय 9th क्लास के अध्याय 1 को पढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषाएं, और लोकतांत्रिक सरकारें कौन सी हैं और गैर लोकतांत्रिक सरकारें कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहले समझते हैं कि परिभाषा की जरूरत क्यों है। तो आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मैरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। तो मेरी का कहना है, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया गया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब। क्या ऐसा ठीक नहीं होता? तो मैडम कहती हैं कि तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। तो मेरी कहती है, फिर परिभाषा की जरूरत क्यों है? कहने का मतलब कि जब शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं, तो फिर परिभाषा की जरूरत क्यों है? तो मैडम कहते हैं कि हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। जैसे हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। कहने का मतलब है कि जब हमें सामान्य बरसात और बादल फटने जैसी स्थिति में अगर फ़र्क करना है तो मुझे बारिश की परिभाषा की ज़रूरत होगी। ठीक है? तो यही बात लोकतंत्र पर भी लागू होती है। हमें इसमें हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है। ठीक है? लोकतंत्र के लिए स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग-अलग अर्थों के लिए करते हैं और बहुत अलग-अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। कहने का मतलब कि बहुत अलग-अलग तरह की सरकारें हैं जो अपने आप को लोकतांत्रिक कहना और कहलाना चाहती हैं। चाहे वो ये सरकारें गैर लोकतांत्रिक होती हैं, लेकिन फिर भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहना और कहलाना चाहती हैं। ठीक है? तो रिबियांग नाम का बच्चा कहता है, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। तो ये बच्चा मेघालय से आता है, तो ये कह रहा है कि मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं। इसे सभी लोग मानते भी हैं, हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? तो मैडम कहते हैं कि मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें, तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोच्चतम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी-गिरामी आदमी ने उसके लिए बहुत कुछ अच्छा कहा है या उसे सभी लोग अच्छा ही मानते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि हमें सिर्फ इस आधार पर किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हाँ, उसके लिए बहुत बड़े आदमी या बहुत नामी-गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ अच्छा कहा है या फिर उसे बहुत लोग सही मानते हैं। ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है। तो आप हेडिंग डालिए और नोट कर लीजिए यहाँ पे अब्राहम लिंकन का। हेडिंग डालिए, लोकतंत्र क्या है?
तो वहाँ पे लिखिए अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन के अनुसार, फिर यहाँ से लिखिए लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। ठीक है, यहाँ पॉइंट 1 करके नोट कर लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे योलांदा नाम का बच्चा कहता है कि मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोक और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। ठीक है, तो इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। ठीक है, तो आप ये पॉइंट 2 करके इसको भी नोट कर लीजिएगा यहाँ से, डेमोक्रेसी। ठीक है, पॉइंट 2 यहाँ की डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक, और यही सही अर्थ है, फिर परिभाषा की जरूरत क्या है? ठीक है, तो मैडम कहते हैं इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना ही कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता है। कहने का मतलब कि जो शब्द का अर्थ है हमेशा अपने मुंह से जुड़ा या बंधा नहीं रहता है। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। जैसे कंप्यूटर शब्द को ही ले लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। यह मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता था। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने और सुनने तथा फिल्म देखने में होता है। तो कहने का मतलब यही है कि शब्द वही हैं, शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, तो मेरी कहती है कि मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा करनी होगी। तो मैडम कहती हैं कि एकदम सही, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। तो इसकी एक सरल परिभाषा, लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा। ठीक है, तो आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था कि लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, तो आप पॉइंट 3 करके इसको नोट कर लीजिएगा, उसी परिभाषा में तीसरा पॉइंट। ठीक है, फिर यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। ठीक है, अब यहाँ आगे बताया गया है कि म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वो देश के शासक बन गए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। ठीक, तो आप यहाँ हेडिंग डालिए और लिखिए कि कुछ गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं, और उसमें पॉइंट 1 करके लिखिए म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। ठीक है, यहाँ फिर आगे देखते हैं कि शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। तो पॉइंट 2 करके इसको नोट कर लीजिएगा, उसी में कुछ गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं में ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। तो आप यहाँ से पॉइंट तीसरा भी नोट कर लीजिएगा। ये सारे के सारे क्या हैं, गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को ये प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये उनकी परिभाषाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे इनका चुनाव लोगों ने नहीं किया। कहने का मतलब जैसे म्यांमार का एग्जाम्पल दिया गया है कि सैनिक शासकों को चुनाव लोगों ने नहीं किया था, जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वही देश के शासक बन गए। ठीक है, तो उसी प्रकार सऊदी अरब में भी बताया गया है कि यहाँ के जो शाह लोग द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि
लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया, तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा, जो चुनाव करवाती हैं। कहने का मतलब है कि एकमात्र चुनाव करवाने से ही सरकार लोकतांत्रिक नहीं सिद्ध हो जाती है, ठीक है? उसे सिर्फ़ चुनाव कराने से ही कोई सरकार लोकतांत्रिक नहीं होती है, ठीक है? अगर फिर हम इस नतीजे पर नहीं पहुँच पाएँगे। कहने का मतलब है, अगर ऐसा हुआ, तो फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुँच पाएँगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे। हम अध्याय 3 में इसका विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अध्याय 3 में चुनावी राजनीति के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो हम उसमें इसको देखेंगे। फिर आगे, समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। जैसा कि हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि हाँ, लोकतांत्रिक हो या ना हो, मतलब हर तरह की जो दुनिया की हर सरकारें हैं, वह चाहे लोकतांत्रिक हो या ना हो, लेकिन खुद को लोकतांत्रिक ही कहलाना चाहती है, ठीक है? इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फ़र्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएँगे, जब हम इस परिभाषा के एक-एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें, ठीक है? तो यहाँ पे आगे दिया गया है कि ये सारी चर्चा होने के बाद फिर रेबियांग स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया, ठीक है? तो आप ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा इसको एनसीईआरटी से, ठीक है? देखिए, क्लास 9th की एनसीईआरटी है, तो इसमें हमें ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि हम इसका विस्तार 9th के बाद, जैसे अभी इसको इसको एक फास्ट रीडिंग करनी है, ठीक है? क्योंकि अभी 9th के बाद 10 में इसका विस्तार, 10 के बाद 11 में इसका विस्तार, फिर 12th में इसका विस्तार, फिर स्टैंडर्ड बुक में इसको, तो ऑलरेडी यहाँ बहुत हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ बस आपके फास्ट रिवीजन करना है बस, ठीक है? चलिए देखते हैं आगे की लोकतंत्र की विशेषताएँ। अभी जैसे हमने पढ़ा कि लोकतंत्र की परिभाषा को जाना, लोकतांत्रिक सरकारें कौन-सी हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकारें कौन-सी हैं। अब देखते हैं कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है, ठीक है? तो हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, ठीक है? इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? पहला तो यही सवाल है। फिर किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं, ठीक है? फिर किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना ज़रूरी है? और कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना ज़रूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना ज़रूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? तो आइए सभी क्वेश्चनों पर कुछ उदाहरणों के साथ इन पर बारी-बारी से विचार करें, ठीक है? जैसा कि इसमें बताया गया है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में, ठीक है? तो इसको देखते हैं कि पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। तो ये सैनिक तख्तापलट क्या है? ये 12 अक्टूबर को हुआ था, 12 अक्टूबर 1999 में, ठीक है? कहने का ये मतलब कि जब 1947, ठीक है, सबसे पहले इसका जो है तख्तापलट कब हुआ था? पहला कब हुआ था? 1958 में हुआ था, ठीक है? मतलब कि जैसे जब 1947 में भारत से अलग होकर बने पाकिस्तान में 11 साल बाद ही 1958 में जनरल अयूब खान ने तख्तापलट कर दिया था, ठीक है? तो जब अयूब खान ने ही पहली बार 1958 में तख्तापलट कर उसकी सत्ता हथिया ली थी। फिर 2 साल बाद अयूब खान ने खुद को वहाँ का, पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया था, ठीक? फिर उसके बाद अयूब खान का पूरे 9 साल तक राज चला, ठीक? वहाँ पे पाकिस्तान पर अयूब खान ने पूरे 9 साल तक राज किया, ठीक है? तो ये जो परवेज़ मुशर्रफ थे, इस तख्तापलट को रोकने की कोशिश बहुत की थी। नवाज़ शरीफ ने इस तख्तापलट को रोकने की पुरज़ोर कोशिश की थी, लेकिन इनकी कोशिश नाकामयाब रही, ठीक है? तो उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका, ठीक है? और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा लिया। तो पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है।
और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। फिर अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। ठीक है, ठीक है। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में इतनी सख्ती थी कि जो राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता था। ठीक है, इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। फिर मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती थी। ठीक है, जिसके ज्यादातर सैनिक सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। ठीक है, तो आप यहाँ नोट कर लीजिएगा कि लोकतंत्र की विशेषता में यहाँ पे नोट करिए पहला कि नोट करके लिखिएगा, नोट पॉइंट 1। ठीक है, यहाँ से लिखिएगा पाकिस्तान का लेके यहाँ से पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। ठीक है, यहाँ तक आप लिखिए। फिर आगे देखते हैं कि इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के हाथ में थी। ठीक है, कहने का मतलब ये जो वहाँ की सर्वोच्च सत्ता थी वहाँ के जो अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थे। ठीक है, तो स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यह सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया था। ठीक है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे, वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब कि जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और लोकतांत्रिक सरकार में चुने हुए प्रतिनिधियों को अंतिम फैसला लेने की शक्ति होती है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था। ठीक है, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। तो ऐसी तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। ठीक है, वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई सरकार और संसद तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। तो कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। ठीक है, कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। ठीक है, तो आप इसको पॉइंट 1 करके नोट कर लीजिए। इसमें मैंने अभी नोट 1 करके लिखाया है ना, तो इसमें आप पॉइंट 1 करके लिख दीजिए। जो नोट 1 है उसको नोट 1 करके लिखिए, और ये पॉइंट 1 इसकी विशेषता में। ठीक है, लोकतंत्र की जो विशेषता है उसमें पॉइंट 1 करके ये क्वेश्चन ये पॉइंट लिखिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। अभी अब हम लोकतंत्र की जो विशेषता है उसके बारे में पढ़ चुके, लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में पढ़ चुके, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके। ठीक है, कौन सी सरकारें लोकतांत्रिक है, कौन सी सरकारें गैर लोकतांत्रिक है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा और नोट डाउन भी किया। ठीक है, तो अब देखते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। तो चीन की संसद को कमांगो रेनमिन दाइबियाओ दाओई कहते हैं। ये चीन की संसद है। ठीक है, ये चीन की संसद है। तो चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। ठीक है, तो आप ये हेडिंग डाल लीजिए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। हेडिंग डाल के फिर देखते हैं कि इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। ठीक है, इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है, और चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002-2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। यहाँ पे सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। ठीक है, यहाँ भी एक वही ये तानाशाही वाली बातें हैं। ठीक है, यहाँ भी ये तानाशाही की बात की जा रही है। तो अब यहाँ नोट कर लीजिएगा, नोट वन करके यहाँ से नोट कर लीजिए कि यहाँ पे यहाँ तक मंजूरी लेनी होती। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ लिख लीजिए कि यहाँ पे जो सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। ठीक, अब आगे देखते हैं 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं।
फिर देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, ये जो पीआरआई का ये पूरा नाम है, ठीक है, इस नाम की जो एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। तो विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, लेकिन कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। जो विपक्षी दल था वो चुनाव में हिस्सा तो लेते थे, लेकिन उनको कभी जीत हासिल नहीं हुई। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई कुख्यात थी। ठीक है, तो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। जो सरकारी दफ्तरों में काम करते थे उन लोगों को पार्टी में जाने के लिए पार्टी में जाना और बैठकों में जाना अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, फिर सरकारी स्कूलों के जो अध्यापक थे वे अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से पीआरआई के लिए वोट देने को कहते थे। मतलब ये जो सरकार थी ये इस सरकारी मास्टरों से को मतलब सरकारी स्कूलों के अध्यापकों से ये कहते थे कि छात्र छात्राओं के माँ बाप से पीआरआई के को वोट देने के लिए कहे। ठीक है, और मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ही करती थी। तो कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था। ठीक है, यह घोर तानाशाही थी। ठीक है, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। तो पीआरआई अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थी। तो क्या हम ऊपर वर्णित चुनाव को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफी सारी समस्याएं हैं। ठीक है, चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता है। कहने मतलब कि लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृति उम्मीदवारों की ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ठीक है, तो ये एक प्रकार की तानाशाही है। ठीक है, तो किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ कोई चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। तो इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता, चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्प को चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ भी इसको भी नोट कर लीजिएगा पॉइंट 2। जैसे लोकतंत्र की विशेषता में मैंने लिखा है कि नोट 1 करके लिखाया था। ठीक है, अब इसको पॉइंट 2 करके नोट कर लो। पॉइंट 2 यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से लिखिए पॉइंट 2 करके। ये लोकतंत्र की विशेषता में लिखना है। ठीक है, लोकतंत्र की विशेषता में, ये चुनाव इसमें नहीं लिखना है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला में नहीं लिखना है, ये लिखना है लोकतंत्र की विशेषता में। पॉइंट 2 मैंने उसमें लिखाया था ना, नोट करके पाकिस्तान में जनरल परवेज, फिर उसमें पॉइंट 1 भी लिखाया था, तो ये पॉइंट 2 है, उसका पॉइंट 2 लिख लीजिए, उसी में लिखिएगा यहाँ तक। ठीक है, फिर आगे लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। ठीक है, इतना मतलब उनके पास विकल्प होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। ठीक, फिर आगे देखते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम अध्याय 3 में बात करेंगे। ठीक है, तो लोग जो चुनावी राजनीति का ये अध्याय है, अध्याय 3 में चुनावी राजनीति के बारे में बताया गया, तो हम अध्याय 3 में देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, क्योंकि सऊदी अरब में तानाशाही थी। ठीक है, जैसा कि हम आगे पढ़ के आए हैं कि सऊदी अरब के बारे में। ठीक है, दूसरा, एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। ठीक है, फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो फिजी की जो चुनाव प्रणाली है वहाँ के जो मूलवासी हैं, ठीक है, तो मूलवासी के जो वोट का महत्व है भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज्यादा है। ठीक है, तो लोकतंत्र राजनैतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है।
लोकतंत्र राजनीतिक और समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। तो इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ठीक है, तो हम अध्याय 3 में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया। ठीक है, तो आप यहाँ हेडिंग डालिए कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद आप लिखिए यहाँ से पॉइंट 1, यहाँ से पॉइंट 1 करके लिखिए पॉइंट 1 कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मोल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट 1 करके इसको लिखिए, फिर इसके जो सब पॉइंट 1 लिखिए ये। ठीक है, कि 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, ये सब पॉइंट करके लिख लीजिएगा। फिर उसी में सब पॉइंट का दूसरा सब पॉइंट कि एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। ठीक है, और ये तीसरा लिख लीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि इसमें बताया कि आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट। ठीक है, ये कार्टून बनाया गया है। ठीक है, कि वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। ये जो इसको पॉइंट 1 करके लिखिएगा और इसको नोट करके, नोट 1 नोट 2। ठीक है, इसको नोट 3। ठीक, अब देखते हैं कानून का राज और अधिकारों का आदर। ठीक है, तो आप इसकी हेडिंग डाल लीजिएगा कि कानून का राज और अधिकारों का आदर। तो जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है। ठीक है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। जो देश का स्वतंत्रता संघर्ष था उसमें इसने अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। फिर चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था वहां पे। ठीक है, तो राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वो चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। तो विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशानी किया जाता था। ठीक, कहने का मतलब है कि जो विपक्षी दल के कार्यकर्ता थे उनको परेशान किया जाता था। ठीक है, और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। ठीक है, जो शासक दल है उस शासक दल का इस पे जो है विचार प्रसारित होते थे। लेकिन अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। कहने का मतलब कि अखबार स्वतंत्र थे, लेकिन जब सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान भी किया जाता था। ठीक है, तो सरकार ने कुछ ऐसे भी अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे। ठीक है, और उसने जजों पर भी दबाव डाला। फिर 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पॉइंट ये हेडिंग डाल के कानून का राज और अधिकारों का आदर और नोट करके पॉइंट 1 लिखिएगा, नोट करके। यहाँ तक ठीक है, गड़बड़ी कराई जाती थी। उसके बाद यहाँ से लिखना कि टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। फिर यहाँ से लिखना ये 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। ठीक, यहाँ तक। अब आगे देखते हैं कि जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। कहने का मतलब जो लोकप्रिय नेता है वो भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकप्रिय नेता भी तानाशाही हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नजर डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनैतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे।
उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध सब करने और अन्य राजनैतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है। तो कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेश का पालन सब लोग करते हों। तो इन अधिकारों के बारे में भी हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। ठीक है। उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। तो हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना चाहिए। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से अध्याय 4 में पढ़ेंगे। ठीक है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। ठीक है। अब इसकी परिभाषाओं का जो है सारांश देख लेते हैं कि आइए अब तक हुई चर्चा को समेटे। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो जाएं, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासक के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने हुए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा सरकार को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। ठीक है। तो ऐसी सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। ठीक है। तो हम यहाँ तक ही क्लास एंड करते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे। ठीक है। आगे का जो भी है, आगे लोकतंत्र ही क्यों, तो हमें लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतांत्रिक सरकारें कौन सी, गैर लोकतांत्रिक सरकारें कौन सी, हमने एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, उसको पढ़ा और उसके बारे में जाना और जो भी इम्पोर्टेंट था उसे नोट डाउन किया। ठीक है। बाकी आपको अगर नोट्स लेने हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको ओनली 10 रुपीज़ में PDF फॉर्म में नोट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। ठीक है। जय हिंद।